हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ विक्रांत यादव। कल हमने जो लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा, लास्ट लेक्चर में रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी और स्टाइकोमेट्रिक का जो रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेशन पढ़ा था। उसके बाद एक बात हुई थी कि थर्ड सेकंड लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले थे, हमने कहा था रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करें। रेट लॉ जो क्या होता है कि रेट लॉ डिटरमाइन करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो कि पढ़ेंगे होता है क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थोड़ी देर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रेट लॉ के लिए सबसे पहले, रेट लॉ से पहले एक लॉ और आता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, सिंपल देखते हैं। ये भी डिसाइड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन कुछ हद तक ये सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन के बाद ये फेल्ड हो गया। देखिए कब फेल हुआ, किसके लिए सक्सेसफुल हुआ, वो पॉइंट देखते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता क्या है, सबसे पहले तो वो चीज देखिए। कोई भी रिएक्शन है, माना ले लिया हमने A प्लस बी, वो कन्वर्ट होगी C। एक पढ़ा था स्टाइकोमेट्रिक, जो A के सामने जो वैल्यू लिखी होती है उसकी स्टाइकोमेट्रिक होती है। माना इसके सामने क्या लिखा हुआ, माना हमने मान लिया A मान लिया, B के सामने कोई B लिखा हुआ है, C के सामने कोई, मतलब A इज इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। क्लियर। तो अब कह रहा है कि इस इक्वेशन के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो कंसंट्रेशन की पावर n, और n इज इक्वल टू होता है ऑर्डर, एक फॉर्मूला चलता है। ये होता है नॉर्मली एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन, हमेशा ये कंसंट्रेशन जो हमेशा जो बात कर रहा होगा, हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ किसकी होगी, रिएक्टेंट की बात कर रहा होगा। क्लियर है जी। अब देखिए होता है क्या, इस रिएक्शन के ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे, ऑर्डर क्या होता है पढ़ेंगे, लेकिन ऑर्डर निकालेंगे। हमारे पास इतना पता भी तो कि n इज इक्वल टू क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इतनी चीज हमें क्लियर है कि n ऑर्डर है, होता क्या वो डिसाइड करेंगे, पर लेकिन उसको निकालने के लिए बस लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ निकालता है किसी रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन फेल्ड भी हुआ, उसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो ये इसको डिटरमाइन कैसे करता है, फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से अगर बात करें, इससे कैसे निकालेंगे। तो इस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब कंसंट्रेशन, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है, ए है और बी है। और लेकिन जो एन है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, जो एन होता है वास्तव में, एन होती है उनकी कौन सी वैल्यू है, स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू। जो एन होता है वास्तव में वैल्यू कौन सी होती है, स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू। देखिए जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है हमारी, ए, और उसी की स्टोइकोमेट्रिक वैल्यूज किस में जाती है, पावर में जाती है। हमारे पास बी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसी की स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू क्या है, बी, वो किस में जाएगी, पावर। अब कहते हैं कि उन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होती है उनकी पावर का जो सम a प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है जी। भाई a प्लस बी है वास्तव में जो a और प्लस बी का सम है, मतलब अगर बात कर रहा है जो हमारा a आया जो b आया, जो a प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, n के बराबर, और वही हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक सिंपली बात करें, लॉ ऑफ मास में क्या कहता है कि वो कहता है किसी भी रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की जो पावर होती है वास्तव में, जो पावर ऑर्डर होता है वास्तव में, जो स्टोइकोमेट्रिक में जो रिएक्टेंट होते हैं, सॉरी रिएक्टेंट की जो स्टोइकोमेट्रिक का जो सम होता है वास्तव में वही क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। भाई ए और बी, ये कंसंट्रेशन की स्टोइकोमेट्रिक जो पावर गई उसी का सम जो हमने किया है वही हमारी क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भाई ए प्लस बी वास्तव में क्या है, उसकी स्टोइकोमेट्रिक उसी का सम n, और n ही क्या है हमारा, बात की जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर। ये कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये फेल्ड कब हुआ, किस केस में हुआ, वो देखिए पहले बताएंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है अच्छे से पहले समझते हैं कि क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए फेल्ड कब हुआ, कि सबसे पहले अगर बात करें, दो टाइप की आपकी रिएक्शन होती है, रिएक्शन के दो टाइप होता है, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, और दूसरी आपकी जो होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्लियर। एक तो आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरी कौन सी होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। वास्तव में एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो किसमें सिंगल स्टेप में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। मतलब ए से अगर रिएक्टेंट से डायरेक्ट किस में जाती है, प्रोडक्ट, कोई एक से ज्यादा फर्दर स्टेप में कंप्लीट नहीं होती। लेकिन बात करें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है वो मोर देन वन, ए से पी तक जाने के लिए अगर वो कितने मोर देन वन स्टेप में क्या होती है, ये तो सिंगल स्टेप में कंप्लीट, ये मोर देन वन स्टेप में क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात आती है, एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, तो वहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। उसके लिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कौन सा लॉ आया, रेट लॉ। रेट लॉ ने एक बात और भी कही भी, लॉ ऑफ मास एक्शन कुछ हद तक ठीक है, लेकिन किन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन जो कि किस स्टेप में होती है, एलिमेंट्री।
कॉम्प्लेक्स के लिए भी उसने एक छोटा सा नोट डाउन किया, और वो कौन सा नोट डाउन है वो देखते हैं। नोट डाउन क्या किया, केस रेशियो में देखना। देखिए कि उसने कहा कि भाई कोई रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ए से माना पी में जा रही है। भाई उसने बोल दिया कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, हमें ये पता है कि एक से ज्यादा स्टेप में होगी, तो माना कि हमें इसे भाई पता होना चाहिए कि उसकी मैकेनिज्म क्या है और कितने स्टेप है। माना सबसे पहले ए से गया होगी मे बी बी में, बी से माना गई होगी सी में, सी से फाइनली किस में आ गई होगी, प्रोडक्ट में। भाई ये उसके वास्तव में पहले ए से बी बना होगा, बी से सी, सी से फाइनली किस में आया होगा, प्रोडक्ट में। ये इसकी मैकेनिज्म वही डिसाइड करती है कि बीच के स्टेप को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट पार्ट बोलते हैं। भाई ए और पी के बीच में जो जो वैल्यू आई है वो हमारा इंटरमीडिएट पार्ट है, जो जो बीच में वैल्यू बनती है। भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो भी कोई बनने वाला अगर बात है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट के थ्रू जा रही होती है। एक चीज और भी है कि पहला स्टेप अगर वो स्लो स्टेप दे देता है, हमने पहले बात की थी काइनेटिक हम सिर्फ किन रिएक्शन के लिए पढ़ते हैं, स्लो रिएक्शन के लिए, ना कि फास्ट स्टेप कभी भी हम नहीं रखते हैं, क्योंकि एक बहुत तेजी से जो स्टेप हो जाते हैं वो रेट मतलब अगर रिएक्शन की स्पीड को नहीं बताते, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड नहीं होने देते हैं। तो भाई अगर ये दोनों स्टेप फास्ट है और जो स्लो स्टेप होता है वही उस स्टेप को बोलते हैं हम आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वही स्टेप क्या बोला जाता है, आरडीएस स्टेप बोला जाता है, रेट। और पहला स्टेप जब भी आपका कौन सा हो, स्लो स्टेप, तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी उसे आप लॉ ऑफ मास एक्शन से कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, ए, और उसी की स्टोइकोमेट्रिक कितनी भाई यहाँ पे 1। कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोली जाएगी भाई, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ क्योंकि n की वैल्यू 1 है, और जब n की वैल्यू 1 होती है तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 होती है तो सेकंड ऑर्डर, 3 होती है तो थर्ड ऑर्डर, 0 होती है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोली जाती है। क्लियर है। तो किस केस में भाई लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई होता है कि जब अगर पहला स्टेप कौन सा स्टेप हो, आरडीएस हो, मतलब पहला स्टेप अगर स्लो है तो हम उसको लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू उसकी रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा केस कि पहला स्टेप कभी फास्ट हो और दूसरा क्या हो जाए, स्लो। दूसरा तीसरा जो भी उससे पहले स्टेप के अलावा जो भी स्टेप हो वो अगर स्लो है तो कभी भी रेट उसकी अगर स्टाइकोमेट्रिक अगर बात है, सेकंड अगर इसकी स्टाइकोमेट्रिक मान है तो ये नहीं कह सकते, ये कोई वैल्यू होगी x, और x उसी का क्या भाई, x इज इक्वल टू क्या, n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। उसके पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में हम पढ़ेंगे एसएससी मेथड, स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन, एक इक्विलिब्रियम मेथड पढ़ेंगे, तो ये मेथड से हम निकाल लेंगे। उसमें भी निकाल नहीं सकते, आपको कुछ एक वैल्यूज दी जाएगी, क्योंकि ये डाटा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है एक्सपेरिमेंटल होता है। डाटा मिलेगी मेथड के जरिए, और इन डाटा से आप एक डाटा निकाल सकते हो कि बता सकते हो कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन, ये आपके बीएससी एमएससी में स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आपको इनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए उसके बाद रेट लॉ क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, बस इसी वजह से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए फैल रहा। रेट लॉ क्या कहता है, वही सिंपल है, कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, तो वो जा रही किसमें, सी में जा रही। फाइनली इसकी कोई भी सामने वैल्यू लिखी हुई, माना ए, इसके सामने कोई भी इसकी वैल्यू सी, इसके सामने कोई भी सी लिखी हुई, फिर ए की वैल्यू 1 2 3 4, बी 1 2 3 4, भाई कितने भी उसके मोल हो सकते हैं, उसी की जो सामने की जो मोलिकुलरिटी हो इसकी क्या स्टोइकोमेट्री। इसके लिए भी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी रेट लॉ के अकॉर्डिंग, अगर वो कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमें पता है कि हाँ ए बी जो जुड़ के गया सी में बहुत स्टेप में होके क्या होगा। अब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो डिसाइड, हमें जनरल फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन की पावर n, लेकिन कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर। कंसंट्रेशन, अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, कैसे रेट मतलब ऑर्डर डिटरमाइन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हमारे पास रिएक्टेंट एक तो ए है एक बी है, तो एक की पावर, अब स्ट्राइक ये बात कहता है कि अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर उसने बोल दिया है कॉम्प्लेक्स है, तो मतलब ये है या तो उसने स्टेप दे दिया पहला स्लो स्टेप, तब तो बता सकते हैं, लेकिन अगर उसने स्टेप नहीं दिए तो हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे ये पावर यहाँ लिखी जाएगी। अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं उसी की स्टोइकोमेट्री को पावर में ले जाते हैं तो कौन सा रूल बन जाता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये कहता है कि इसकी पावर कोई भी वैल्यू हो सकती है x, और x एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, b दूसरी भाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है उसकी b, अब यहाँ पे b नहीं आएगा, उसी की पावर में b नहीं कोई वैल्यू आएगी y, और यहाँ पे x एंड जो y है इज इक्वल टू ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जिसे हम डिटरमाइन नहीं एक्सपेरिमेंटल तरीके से निकालते हैं, जो कि मे बी भाई x मे बी इज इक्वल टू a हो सकता है और y मे बी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, b हो सकता है, लेकिन a हम बता नहीं सकते कि क्या होंगे, उनके लिए कुछ एक मेथड्स हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल तरीके से निकालते हैं। क्लियर है। ये आपका होता है रेट लॉ। अगर बस बात है कि ये कब फेल्ड हुआ, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए फेल्ड हो गया, उसके थ्रू हम उसकी स्टोइकोमेट्री को पावर में, और एक बात की जाए ऑर्डर ऑफ x प्लस वाई,
x प्लस वाई दोनों पावर, वहां पे स्टोइकोमेट्रिक की वैल्यू को सम कर रहे थे, यहाँ भी वही उन्हीं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर है x प्लस वाई, ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही ऑर्डर होगा। अगर बात की जाए यहां से एक लाइन और मिल जाती है, एक चीज और मिलती है, देखना एक अगर बात है यहां से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या मिल जाता है, एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक बात की जाए थ्योरेटिकल एक एप्लीकेशन इसकी बात करें लैंग्वेज में, डेफिनेशन मिल जाती है कि अगर बात है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर बात है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो पावर का जो सम होता है, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर बात करें द सम ऑफ द पावर ऑफ concentration of reactant are known as order of reaction. The sum of the power किसकी, ये चीज वैल्यू किसकी है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए और बी हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट, उनकी जो पावर का सम होता है, सम मतलब एडिशन जो होता है, वही हमारा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। अब एक चीज आ जाती है, इससे एक रिएक्शन एक छोटा सा इसी स्टेप में स्टेप और जुड़ जाता है, देखना भाई इसी वैल्यू से अगर बात करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है, इसकी यूनिट की बात कर रहा हूं, देखना यहां से क्वेश्चन अच्छा बनता है, बना भी हुआ पहले और फिर भी बन सकता है। इसी फॉर्मूले से बात है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर यूनिट की बात करें, कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। आपने मोलरिटी में पढ़ा हुआ, 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स कितने डिसॉल्व हो रखे हैं, वो उसकी किसी भी कंसंट्रेशन यूनिट होती है, चाहे मोलरिटी की हो, पीपीएम हो, पीपीबी हो, नॉर्मलिटी हो, ये सारी कौन सी यूनिट है, कंसंट्रेशन यूनिट है। तो मोल पर लीटर किसकी यूनिट होती है, कंसंट्रेशन की। अब देखना रेट ऑफ रिएक्शन की, आपने रेट ऑफ रिएक्शन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कैसे होती है, आपने सबसे पहले लेक्चर में आपने देखा होगा रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें कुछ कट भी गया था पार्ट, उसमें क्या गया था, चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और या तो प्रोडक्ट, और बात है टेकन टाइम, ये पढ़ा था। अगर चेंज कंसंट्रेशन किससे नोट करते हैं, सी से, और चेंज की बात कर रहा है तो क्या आएगा, डेट। टेकन टाइम मतलब कितने टाइम में टेकन, तो क्या आ जाएगा, डेट। ये कल पढ़ा था, उसके सामने एक साइन आया था प्लस माइनस, प्लस कब आ रहा था, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती है तो प्लस आता है, अगर रिएक्टेंट की बात करें टाइम के साथ घटती है तो क्या आता है, माइनस आता है। ये हम कल लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर बात करें कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, अगर इसी की यूनिट में रेट ऑफ रिएक्शन की बात चल रही है यहाँ पे, देखना देखो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, देखिए कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, कंसंट्रेशन के हमने ऊपर देखा, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, लीटर ऊपर जाए तो क्या मोल लिख सकते हैं। और टाइम की जो यूनिट लेते हैं वो हम यहाँ पे लेते हैं सेकंड में लेते हैं, सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, सेकंड इनवर्स। ये किसकी यूनिट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन की। ये चीज क्लियर है। अगर क्वेश्चन कल एक चीज ये रह भी गई थी कि रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी बात, सॉरी कंसंट्रेशन का भी याद रखना आपको, कंसंट्रेशन की जो यूनिट होगी मोल लीटर इनवर्स, ये पर लीटर में बोल सकते हैं, क्लियर है चीज। उसके बाद अगर बात अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन की पावर एन, एन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अभी बात करें जैसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या आता है, रेट एक कांस्टेंट आता है जिसको क्या बोलते हैं, रेट की बात कर रहा तो किसको, हमारे पास यहाँ पे के क्या हो जाता है, इज इक्वल टू क्या होगा, रेट कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है जो कि इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, के और वही सेम इधर रेट ऑफ रिएक्शन और ये कंसंट्रेशन साथ में भी प्रोपोर्शनलिटी डेटा है, कंसंट्रेशन वही सेम रहेगी, कंसंट्रेशन की पावर है। अब क्वेश्चन आता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का सवाल पूछा हुआ है, फिर पूछा जा सकता है। अब देखना वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से देखना भाई, देखना एक बार इधर लिख रहा हूं, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन की, मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन की आपकी यूनिट थी, आपको दिख रही है, पर रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं के की अगर यूनिट पूछ रहा है तो मैं के को यहां रख लेता हूं, बाकी वैल्यू को कहां ले आता हूं भाई, कंसंट्रेशन की पावर एन यहां आएगी तो किसमें आ जाएगी, कंसंट्रेशन की पावर एन किधर लेके आ गया मैं, इधर लेके आ गया।
क्लियर। और के हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट, उसकी यूनिट क्या होगी, तो सबसे पहले हमें रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट पता होनी चाहिए, दूसरी किसकी, कंसंट्रेशन की यूनिट पता होनी चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हम ऊपर से देख सकते हैं, क्या भाई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स की पावर, ये तो एन आपकी पहले से लगा हुआ है, कंसंट्रेशन मतलब मोल लीटर इनवर्स किसकी, कंसंट्रेशन की पावर। यहां तक क्लियर है। आपको एक चीज दिख रही है, मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, इसकी पावर 1 लिख सकता हूं, क्योंकि वही सेम चीज है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस ब्रैकेट में ले लिए, पावर 1 से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब एक चीज देखी जाए, देखना मैं उसको ऊपर लिख रहा हूं, देखना अगर मैं इसकी अगर बात है, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 है, ये भी मोल लीटर इनवर्स की पावर n है, देखो दोनों मैग्नीट्यूड सेम है। ये पावर अगर इस वैल्यू को मैं ऊपर ले जाता हूं तो देखना k इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं दोबारा से, k इज इक्वल टू, इस सेम पूरा फॉर्मूलेट ऊपर उठ के जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, जो एक तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू में रहेगा ऊपर था, नीचे की जो पावर जाती है ऊपर किस में चली जाएगी, वही चीज, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, उसी की पावर में किस में चली जाएगी, नेगेटिव। और साथ में क्या लिखा हुआ है, सेकेंड। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जरूरी नहीं कि इसी चीज में आपके 11th-12th के अलावा आपके बीएससी या कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम भी देते हो दुनिया के किसी भी, उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसकी यूनिट ले दे के नेट तक खोले लेक्चर तक के इसी यूनिट से, रेट कांस्टेंट से सवाल पूछे जाते हैं। तो वो देखिए अब इससे फर्क इस फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं। अगर वो आपको दे दें कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, देखना उसके लिए पूछ लेगा कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसने n इज इक्वल टू क्या दे दिया, जीरो दे दिया। क्लियर है, ये वैल्यू तो फिक्स है कि उसने n इज इक्वल टू क्या दे दिया, उसने जीरो दिया है। बात करें कि n की वैल्यू जीरो है तो k की यूनिट क्या होगी, भाई इसकी पावर, इसी को मैं लिख रहा हूं, मोल लीटर इनवर्स और 1 माइनस n इज इक्वल टू कितना दिया उसने, भाई जीरो रखा, साथ में क्या है, सेकंड, एक में से जीरो गया, कुछ नहीं, मतलब सेम है कि अगर बात है इसी की पूरे फॉर्मूले की पावर 1 लिखें, ऐसे ना लिखे जैसे कि थोड़ी देर पहले किया था, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगी। क्लियर है। अगर वो बात करें कि कौन से ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट के लिए हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी तो फॉर्मूला इसी फॉर्मूले में रखते हैं कि ये होता है 1 माइनस n होता है, n की वैल्यू कितनी दे दी उसने, 1। अब देखिए 1 माइनस 1 कितना होता है भाई, जीरो। और किसी की भी पावर जीरो, हमेशा किसी की भी पावर जीरो किसके बराबर होती है, और इसके लिए ओनली ये तो पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, क्या बचेगा ओनली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट ओनली क्या होती है, सेकंड इनवर्स। आपके पीछे एनसीईआरटी के क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, वो आपसे क्या देता है, के की वैल्यू दे देगा कोई भी, इज इक्वल टू, उसने ऐसे दे दिया, देखना वैसे दे रहा, जैसे उसने दे दिया कोई के की वैल्यू दे दी इज इक्वल टू 2.010 की पावर -23 सेकंड इनवर्स दे दिया, बस इतनी के की वैल्यू दे दी। आपसे पूछेगा ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन, आपको सिर्फ पीछे से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऑर्डर रिएक्शन, मतलब कौन से रेट कांस्टेंट की यूनिट है, और एज सेकंड इनवर्स किसकी है, फर्स्ट ऑर्डर की है। और यहां पे होता मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, आपको पता करना है कि कौन से फॉर्मूले में रखे, n की वैल्यू 0 रख के देखनी है, 1 रख के देखनी है, 2 रख के देखनी है, किसमें आ रहा है, उसी ऑर्डर की रिएक्शन होगी। जैसे अगर वो आपसे दे दे कि अब भाई वो कह रहा है कि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, वो देखना भाई क्या होगी। फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, सेकंड ऑर्डर की बात दे रहा तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, 2, मतलब n का मान कितना हो गया, 2। क्लियर। और एक में से 2 गया, कितना हो गया, -1। और किसी भी ब्रैकेट के होल पे पावर -1, ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे उसको हटाएंगे ये तो हो जाएगा +1 और ये क्या हो जाएगा, -1। मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स किसकी होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, रेट कांस्टेंट की यूनिट वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा आता है। दूसरी चीज और भी होती है, किसी भी रिएक्शन में पूछ लिया जाता है कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, इसका क्या इफेक्ट होता है किसी भी रिएक्शन पे। पर रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन की पावर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला तो हमेशा आपको याद रखना है। ये इसको ओपन करते हैं, जैसे प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो वहां पे वैल्यू आती क्या, के, जो कि क्या है, रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट अगर सिंपल में बात करूं कि भाई इससे कंसंट्रेशन की पावर से मल्टीपल है, अगर मैं ये वैल्यू बढ़ा रहा हूं, मतलब के की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन भी डेफिनेटली क्या होगी, इंक्रीज होगी। भाई यहाँ पे आपने कंसंट्रेशन की वैल्यू मान ली 1, चलो मान लिया के की वैल्यू पहले 1 थी तो रेट ऑफ रिएक्शन चले हो गई इज इक्वल टू 1, लेकिन मैंने पहले तो के की वैल्यू 1 की माना कर दी, तो
अगर ये बढ़ रही है तो हमें पता रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्लियर है, क्योंकि बीच में इक्वल। पहला इफेक्ट क्लियर। और दूसरी बात की जाए, रेट ऑफ रिएक्शन में किसी भी एक कोई किसी रिएक्शन में के की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, लेकिन ये ओनली कभी भी ये डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओनली डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। मेनली जो मेन फैक्टर है सबसे ज्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ता है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो के की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज, और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि के बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। जैसे कि आप सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। आप सिंपल एक एग्जांपल लेते हो, आप पानी लेते हो, पानी में आपने चीनी डाली, पानी घोल रहे हो, चीनी को घुलती नहीं है, लेकिन टेम्परेचर जैसे बढ़ा बहुत तेजी से घुलती है, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ गई। स्पीड ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाया तो स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ी है तो रेट कांस्टेंट भी क्या है, बढ़ा है। क्योंकि ओनली रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। क्लियर है। आपको मेरे हिसाब से अगर रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन दोनों समझ में आ गए, अगर नहीं आए तो इसको प्रीवियस अगर इसको बैकवर्ड करके वापस से इस वीडियो को दोबारा से देख लेना अच्छे से, क्योंकि एक बार में समझ में आने वाला नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर अफेक्टिंग मतलब अगर कोई भी रिएक्शन अगर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा रही है, तो मतलब ये 10 मिनट में जा रही है तो 15 मिनट में अगर हमें रिएक्शन में, भाई ये यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में 10 मिनट लगते हैं बनने में, हमें लगानी है 15 मिनट, या इसको 5 मिनट में बनाना है, तो इसी क्या चीजें इसमें मिला है, इसका टेम्परेचर बढ़ाए, प्रेशर बढ़ाए, या किसी भी कौन सी ऐसी रिएक्टिविटी बढ़ाए, कौन सी ऐसी चीज बढ़ाए जिससे रिएक्शन बढ़ जाए घट जाए, वही उसका क्या होगा, फैक्टर अफेक्टिंग। जैसे कि पहला आपका कई फैक्टर चलते हैं, जैसे एक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है आपका, जैसे दूसरा भी एक नेचर ऑफ रिएक्टेंट है। उसके अलावा अगर बात की जाए बहुत सारे, अगर इफेक्ट ऑफ अगर बात की जाए, कैटलिस्ट भी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी है, इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ अगर बात की जाए प्रेशर भी है, बात की जाए इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। ये सारी जो चीजें और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट डालती है। सबसे पहला अगर बात करें, एक फैक्टर को हम आराम से पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि हम अगर बात करें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन की पावर है, मतलब डायरेक्टली अगर ये वैल्यू बढ़ती है तो ये भी बढ़ती है। अगर बात है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ क्या होती है, रिएक्टेंट होती है। अगर बात कीजिए कंसंट्रेट ऑफ रिएक्टेंट अगर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर। हम बात वही कर रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कौन कर रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी किसको इफेक्ट करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को करती है। पहला फैक्टर क्लियर है। अगर बात की जाए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस तो आल्सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आल्सो इंक्रीजेस, या बात की जाए उल्टा हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है जी। बात आते हैं नेचुरल रिएक्टेंट। पर रिएक्टेंट में ऐसा है, कोई ऐसा रिएक्टेंट है, अगर कोई भी रिएक्शन है ए से बी में जा रही है, उनके बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज्यादा टूट रहे हैं, भाई बॉन्ड टूट रहे हैं और जितने नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा बन रहे हैं, तो कोई रिएक्शन है यहां से यहां जाने में बहुत ज्यादा बॉन्ड तो टूट रहे हैं, बहुत ज्यादा बॉन्ड बन रहे हैं, और जितने ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे उनमें टाइम लगेगा तो उस रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो बात है कि किसी भी रिएक्शन में अगर बात की जाए, रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है कि उस नेचर कैसी, उसमें डबल बॉन्ड है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, जिसमें जितने ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे उसकी स्पीड उतनी भी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर। दो इफेक्ट समझ में। तीसरा होता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। आपने एक एंजाइम का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कभी 10th या 11th में पढ़ा होगा कि एंजाइम क्या करते हैं, वही सेम कैटलिस्ट भी, एक बायो कैटलिस्ट भी होता है कैटलिस्ट। ये क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए, मैं कोई रिएक्शन ले रहा हूं, मुझे कह रहा है भाई ये टाइम नॉर्मली अगर बात करें, ये रिएक्शन हमेशा हो जाती है 10 मिनट में हो जाती है, हमेशा नेचुरल तरीके से, और हमने क्या करना है, कोई ऐसी चीज इसमें मिलाए कि 5 मिनट में हो जाए, या ये टाइम बढ़ाना है कि भाई ऐसा करना है रिएक्शन 20 मिनट में हो, या तो स्पीड बढ़ जाए या क्या हो जाए, घट जाए। ऐसे सब्सटेंस क्या बोले जाते हैं, कैटलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देते हैं। तो इनका भी इफेक्ट किन पे होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है चीज।
और भी बहुत चीजें बताने को है। उसके अलावा बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अभी थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल दिया था, आपने वही लिया, आपने पानी लिया, पानी में चीनी डाल रखी है, आप उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे घोल रहे हो तो आसानी से नहीं घुलता, थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन अगर आपने इसको गर्म किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो तेजी से घुलता है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें, ये वाला समझने वाला है, इसको थोड़ा समझ में आएगा, सबसे इसको लास्ट में पढ़ते हुए देखना, उससे पहले दो और कर लेते हैं, इसको लास्ट में बोर्ड को क्लीन करने के बाद पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है भैया आपका एक केस देखना, उससे पहले इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ते हैं। जैसे कि आपका सिंपल, आपने अमोनिया की फॉर्मेशन करते हो, आपका हैबर प्रोसेस चलेगा आपका एक पी ब्लॉक चैप्टर में। हमें पता है ये भी जो भी डायटोमिक गैस पार्ट होते हैं, कोई भी मोलिक्यूल होते हैं गैसेस फॉर्म में होते हैं, तो हमें यहाँ पे पता नाइट्रोजन भी गैस है, अगर बात की जाए हाइड्रोजन भी क्या हमारे पास गैस है। अगर ये चीजें हमें हैबर प्रोसेस से पी ब्लॉक में चलेगा, यहाँ पे हम जितना प्रेशर देते हैं 200 से लगभग 900 atm प्रेशर देते हैं, तभी किसकी फॉर्मेशन होती है, अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। इसी फॉर्मेशन अमोनिया की होती है, तो मतलब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अगर प्रेशर नहीं देते तो अमोनिया बनती नहीं है। मतलब अगर बात है कि रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन की स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, प्रेशर पे भी। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी उसका क्या हो गया, फैक्टर अफेक्टिंग। अगर प्रेशर बढ़ाने या घटाने से भी रिएक्शन पर क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो भी उसका क्या हो गया, फैक्टर अफेक्टिंग हो गया। क्लियर है भाई। उसके बाद एक और है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, इसे पढ़ेंगे इससे पहले। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन आपकी, रेडिएशन किस चीज को बोलते हैं, सनलाइट, या और भी आपके अल्ट्रावायलेट या किसी भी वे में आप बात करते हो अल्ट्रावायलेट वही रेज है। जैसे आपने पढ़ा फोटोसिंथेसिस पढ़ा है कभी, उसमें आपने देखा होगा 12H2 जो कि कन्वर्ट हो जाता है सिंपली आपका ग्लूकोज, साथ में जितना अमाउंट वाटर का यूज होता है उसका 50% हमें पता है क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। जितना उसकी जितनी CO2 एब्जॉर्ब करता है उतनी क्वांटिटी में क्या रिमूव कर रहा होता है, ऑक्सीजन रिमूव कर रहा होता है। लेकिन ये सारा जब फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट जब फूड बनाते हैं अपना, जो ग्लूकोज बनाते हैं, फ्रक्टोज बनाते हैं, जो भी किस प्रोसेस में बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट। अगर ये सनलाइट, ये भी हमारे लिए रिएक्शन है, अगर ये रेडिएशन का इफेक्ट नहीं होगा तो ये रिएक्शन कभी प्रोसीड नहीं होती। हमें पता है कि नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो इफेक्ट रेडिएशन का भी रिएक्शन पर क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो वही हम पढ़ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग। और लास्ट बच गया सरफेस एरिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, देखना समझते हैं इसको भी। देखना क्या होता है इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आपने कभी सुना होगा, कॉमन नाम से ही आ रहा है। सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक व्यू देखना, आपने कभी एक सिंपल एग्जांपल लेता, कभी चलो मान लिया कोयले का आपने लिया बड़ा टुकड़ा, लकड़ी का ले लेते हैं, लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा लिया, उसको हम जला रहे हैं, या हम लकड़ी के उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, उनको जला रहे हैं। जलने में जल्दी किसको लगती है, छोटे टुकड़ों को लगती है। बात कीजिए सरफेस एरिया, देखना इसको कॉमन आपको थोड़ा आइडिया इसमें कम लगेगा भाई, ये आपका सरफेस वो देखना जो आपको बाहर की तरफ से व्यू कर रहा है। एक बड़ा टुकड़ा था, मैंने इसी टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, मैंने इसको 4 पीस में तोड़ दिया, इसको उतने ही सेम छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। समझ रहे इसको बोले आराम से, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, कंफ्यूज भी करेगा, लेकिन इजी है। देखिए अब देखिए, जो हमें बाहर दिख रहा था पहले, बाहर का एरिया जो सरफेस एरिया था, मतलब जैसे अगर इसमें बात करें तो मुझे ये ऊपर वाला सरफेस एरिया भी दिख रहा था जब ये इसको काटा नहीं था बीच से, ये वाला दिख रहा था। एक ये सामने वाला, अब दिख रहा है वो जो साइड वाला जो एरिया जो पहले था ही नहीं, वो इंक्रीज हो गया। देखो साइड वाली ये वाली बात जो थोड़ी दिख रही है, साइड वाली बॉल, इस वाली बॉल ये बीच में हमने काटा, तो ये वाली बॉल जो ये वाली बॉल है, पहले ये वाली थी, तो ये सरफेस एरिया भी था इंक्लूड, ये भी था, सामने वाला भी, वो पीछे वाला भी, ये वाला नया एरिया क्या हो गया, जनरेट हुआ है। तो मतलब सरफेस एरिया किसी चीज को तोड़ते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो वही चीज है, पहले इसको जलाने में प्रॉब्लम आ रही थी, सरफेस एरिया ज्यादा था, वो भी कंबूशन भी अगर बात की जाए, जो आपका कंबूशन होता है जलाने की किसी की जो प्रक्रिया होती है, वो भी रिएक्शन होती है। तो उस कंबूशन अगर रिएक्शन तब हो रही है जब उसका क्या बढ़ रहा है, सरफेस एरिया। आपने देखा लकड़ी का बड़ा बड़ा टुकड़ा आसानी से नहीं जलता, छोटा जल जाता है, वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है, प्रोसेस है। तो सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये आपके थे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रिएक्शन। लगता है आसानी से समझ गए, अगर नहीं समझ में आया तो रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हो। इसके बाद जो आपका टॉपिक चलता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और बहुत आसान है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कि सवाल बनते नहीं से हैं। बता देते हैं, उसका नाम आपको डिनोट कर देते हैं। अगला जो टॉपिक चलेगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
सेकंड ऑर्डर सॉरी नहीं चलता, तो जीरो चलेगा फर्स्ट, एक आपका स्यूड ऑर्डर चलेगा। इनकी हाफ लाइफ पढ़ेंगे, इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसमें कुछ जर्नल मैथमेटिक्स चलेगी जो कि आपको पढ़ाया भी जा चुका है। एक लॉग एंटी लॉग की हमने ट्री सिखाई थी, मात्र 2 सेकंड में किसी भी कितनी भी बड़ी से बड़ी लॉग की वैल्यू का निकाल सकते हैं, छोटी से छोटी। जिनको अगर नहीं प्रॉब्लम है तो दोबारा उसको मैं वीडियो के थ्रू बता दूंगा। कोई भी दुनिया में बड़ी से बड़ी लॉग की वैल्यू आसानी से 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। उसके लिए कुछ रूट वैल्यूज हैं, जिनके भी जितनी भी दुनिया में कोई भी रूट हो उसे भी 1 सेकंड में देख के उसकी वैल्यू बता सकते हैं। जिसके लिए कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि हम पढ़ेंगे। ग्राफिकल के बारे में भी अगले वीडियो लेक्चर है, किसी लेक्चर में आपको बता दिए जाएंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन इसके लिए आप सबसे पहले जितना पढ़ाया गया है उस वीडियो को रिवर्स करके 1-2 बार देख के अच्छे से उसे तैयार करें। ठीक है, थैंक यू।